Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, CDS and ND examination हो गया भाई एंड ऑब्वियसली CDS इस बार कैसा है आप सभी को पता है और मेरे को भी पता है ना। डेफिनेटली अपन बात करने वाले हैं कि भाई आपका जो CDS था क्या ये टफ एग्जाम था इस बार, कितना टफ था, क्या पैटर्न था, क्या ट्रेंड रहा था। और मैंने जो आपका बैच पढ़ाया और वाईटी पढ़ाया, ड्रैगन्स बैच एंड वाईटी क्लासेस, उससे कितने क्वेश्चंस आए कितने नहीं आए उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपका नेक्स्ट बैच भी आने वाला है तो उसी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। ओके। एंड जब मैं ये आपको बैच वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, लाइक कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ कुछ नहीं, बहुत से क्वेश्चंस मैं ऐसे दिखाऊंगा जिनमें मतलब कंप्लीटली आपके पहले एक टाइम था कि सीडीएस बहुत कंसेप्ट पूछता था, अभी कंसेप्ट पे थोड़ा हटके क्या कर रहा है, स्टेट्स आपसे पूछ रहा है, मतलब स्टेटिक चीजें आपसे ज्यादा पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे फैक्चुअल चीजें पूछ रहा है। हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। एंड फाइनली एट द एंड अपन कट ऑफ की भी बात करेंगे कि सीडीएस का आपके आईएमए का कट ऑफ क्या रहेगा, ओटीए का कट ऑफ क्या रहेगा। एंड एज यू ऑल नो, मैं जो कट ऑफ डिसाइड करता हूँ काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर ही डिसाइड करता हूँ। एंड उन्हीं को डिसाइड करने में मेरे को एक दिन लग जाता है जनरली, है ना, ये सारी चीजें एक्यूमुलेट करने में और चीजें समझने में कि क्या पैटर्न रहा है, कैसा क्या रहा है, क्या नहीं रहा है। बनाने को तो मैं जस्ट जस्ट रिजल्ट के बाद में भी आपका वीडियो बना सकता था 2 घंटे में, बट डेफिनेटली उसमें मैं उतना एनालाइज नहीं कर पाता, क्योंकि यार पेपर पढ़ने में ही टाइम चला जाता है काफी। एंड फिर बाकी भी तो पेपर देखने होते हैं, इंग्लिश भी देखना होता है, मैथ्स भी देखना होता है, सिर्फ पेपर ऐसे झट झट निकालने से नहीं होता है। हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है कि भाई क्या लेवल रह रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। एंड डेफिनेटली आज तक मैंने आपको एक चीज नहीं कही है भाई, दबा के शेयर कर दो, आज कहूंगा कि दबा के शेयर कर देना, ताकि जो मतलब जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके पास एक राइट चीज पहुंच सके यार। एंड ऑब्वियसली जो नए एस्पिरेंट है उनको पता चल सके व्हाट इज कंटेंट एंड व्हाट इज द ट्रेंड, दोनों चीज उनको पता चल सके, ठीक है ना। ओके, क्योंकि देखो मोस्ट प्रोबेबली मेरी वीडियो सबसे लास्ट आ रही है, जितनी भी मतलब आप डिफेंस चैनल फॉलो करते हो उसमें से सबसे लास्ट मेरी आ रही है। ओके, क्योंकि आई वांट टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, ताकि आपको हर एक एस्पेक्ट पता चले। नाउ हर एक चीज मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। आई विल ट्राई कि हर एक चीज जेन्युइन हो, ट्राई नहीं भाई, जेन्युइन ही प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली। हर एक चीज को आप सुनना बस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। नाउ सी, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा भाई, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपके पॉलिटी की, ठीक है ना। इंग्लिश एंड मैथ्स के लास्ट में बात करूंगा। पॉलिटी की बात करूं, आपको याद है मैंने एक आपको थोड़े टाइम पहले एक वन शॉट करवाई थी, आप खुद बता दो वो वन शॉट करके गए थे उसमें से क्या क्वेश्चंस नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस थे ना, सारे के सारे उसी में से थे। बट चैलेंज पता है क्या था इस बार? चैलेंज ये था कि पहले जो पॉलिटी पूछा जाता था ना, उसमें 4-5 क्वेश्चन तो कंफर्म ऐसे होते थे, स्टेटमेंट बेस्ड होते थे, एलिमिनेशन से सोल्व हो जाते थे, मतलब थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड होते थे। इस बार पूरा स्टैटिक था, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी आपकी 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज नहीं है। अब लैंग्वेजेस मैंने आपको लिखा ही है, वैसे इन्होंने अमेंडमेंट वाली लैंग्वेज ही इंक्लूड की थी, जैसे नेपाली हो गई आपकी, है ना, ये है आपकी डोगरी हो गई। डोगरी भी पढ़ी थी अपन ने, मणिपुरी भी पढ़ी थी, बट ये गोंडी जैसी कुछ नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना। सिमिलरली ये देखो, ये पिछली बार पीवाईक्यू आया था और इस बार मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में करवाया भी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये जो टास्केंड एग्रीमेंट था, अब मैंने आपको ईयर तक लिखवाए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लग रहा था क्रोनोलॉजी वगैरह वापस भी पूछ सकता आपसे। एंड ये किससे रिलेटेड थे, सारे के सारे पाकिस्तान के साथ अपने एग्रीमेंट थे। एंड जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तभी भी मैंने बोला था कि भाई वेपन्स और ये जो जितने भी एग्रीमेंट है ना, इनसे क्वेश्चन आएगा। एंड देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए भाई, ठीक है ना। ये चीज मैंने बोली थी, चाहे आप अप्रैल एंड मई की करंट अफेयर्स खोल के देख लेना। और मई वाला ही शायद करंट अफेयर है जिसके अंदर मैंने पूरा ऑपरेशन सिंदूर भर रखा है, सारे वेपन्स वगैरह बता रखे हैं आपको। और उसी से देखो 2-3 क्वेश्चन थे आपका, जैसे एक ये वाला था, एक वेपन्स वाला था, ठीक है। तो ये किसके साथ अपना एग्रीमेंट था, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट था। अब ये वाला देखिए कुछ क्वेश्चंस, अब ये क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आए भाई, जैसे कि चिपको मोमेंट। अब चिपको मोमेंट तो सबको पता है भाई, ये तो रिसेंट इवेंट है, इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल इतनी भी नहीं है कि 100-200 साल पुरानी है। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह जो मैंने आपको वन शॉट करवाई थी वही करके चले जाते तो काम बन जाता। अब बारडोली सत्याग्रह मैंने आपको बता रखा है। आपको मैंने दूसरा ये जो सत्याशोधक समाज है ये भी मैंने आपको बता रखा है कब बना हुआ है, ठीक है।
तो इसमें भी आप क्या कर सकते थे, इजीली आप क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे, क्योंकि चिपको मोमेंट तो रिसेंट है तो ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब आपको कहां से कहां लगाना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको लगाना है, ठीक है ना, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। तो अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सा था भाई, सबसे पहले था आपका कौन सा, सत्यशोधक समाज। तो क्या हो जाएगा 3 2 1, आंसर क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें जो टिक है वो जरूरी नहीं है आपके सही है। अब यार देखो ये वाली क्लास तो मैंने आपको वैसे ही प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी थी और बोला था भाई ये जितनी भी स्टैटिक की क्लासेस है कवर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, इस बार तो और ज्यादा आसान आ गया था। आपसे पूछ लिया कि दुरंत लाइन किसके बीच में है भाई, ठीक है। अब ये देखिए अगेन एक पॉलिटी का क्वेश्चन, आपसे सिर्फ इतना पूछा है, पार्ट 4 है। अब ये मैंने आपको वाईटी पे करवा रखा है, बैच में करवा रखा है, हर जगह करवा रखा है भाई, इससे इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं ना, पॉलिटी वॉज इजी टू मॉडरेट। अब मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें थी। इजी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर चीज आपके आगे थी, है ना, आपके थाली में परोसी हुई थी, बस आपको पढ़ना था, उसको बार बार रिवाइज करना था, ठीक है। मोशन से रिलेटेड देखो क्यों क्वेश्चन आ गया आपसे। अब मोशन भी मैंने आपको बैच में अच्छे से करवा रखे हैं कि भाई ये सिर्फ आपके लोकसभा में पास हो सकता है, राज्यसभा वगैरह में पास नहीं हो सकता है, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के खिलाफ होता है ना। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। No, a no confidence motion must set out grounds on which it is based. Moved by a minister to express lack of confidence in government in Lok Sabha, only Lok Sabha pass. No state of reason for its adoption. इसके adoption के reason बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके इसके रीजंस बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने को क्या पूछा, करेक्ट पूछा, तो ये भी इनकरेक्ट है अपना। ओके राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन, और ये आपका क्या एकदम सही स्टेटमेंट है, राज्यसभा में आप क्या नहीं कर सकते हो भाई, इसको नहीं रख सकते हो। अब थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि यार अगेन आपका भी टाइम वेस्ट होगा एंड आई डोंट वांट कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए भाई, डिफेंस वाली क्लास जिसने की है ना, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे भाई डिफेंस से, है ना। सबसे इजी तो यही था। अब ये जिसको नहीं आता ना भाई, वो तो डिफेंस एस्पिरेंट ही नहीं है। व्हाट आई थिंक कि अगर ये तो आप कोई क्लास भी नहीं देखे हो ना तो भी कर लेते कि नीलगिरी क्या है, सूरत क्या है, वक्षीर क्या है। वैसे मैंने आपको सारे करवा रखे हैं भाई, सूरत क्या आपकी, नीलगिरी क्या है ना, वक्षीर क्या है, सारे करवा रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी देखो काफी इजी थे इसके, टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी पार्क, टाइगर रिजर्व कॉम्बिटेंट्स है भाई इंडियन नेवी के, है ना। अब देखो ये मैंने जब आपका सीपीएफ वाला एनालिसिस किया था तब भी मैंने बोला था कि भाई इस बार थोड़ा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लास भी करवाई थी। एंड अगेन यहाँ पे देखो ईयर से मैचिंग से रिलेटेड आपसे क्या पूछ लिया भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। ईयर से रिलेटेड क्या पूछ लिया भाई आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। ओके अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन देखिए अगेन, ये क्वेश्चन करने को कर सकते हैं, मैंने पढ़ा है भाई, अच्छी बात है। अगर मैं भाई सच्चाई बात को ना, तो ये क्वेश्चन जो थे ना मैच द फॉलोइंग और ऐसे क्रोनोलॉजी वाले, ये क्वेश्चन मैं टफ मानता हूँ, काफी टफ क्वेश्चन है ये। आपको बहुत से टीचर्स बोलेंगे कि भाई मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैं भी बोल रहा हूँ मैंने पढ़ा है भाई, पढ़ाया है तो बोलेगा ना, सिंपल सी बात है भाई, है ना। हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, सिंपल सी बात है, और मैं भी अपनी दुकान ही खोल के बैठा हूँ, है ना। इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये है कि वो है। अब पढ़ा है तो बताऊंगा, सिंपल सी बात है भाई, तभी तो बच्चे आएंगे ऑब्वियस सी बात है। देखो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जितने भी आपको बोल रहे हैं ना सारे के सारे यही बोल रहे हैं। ओके बट द थिंग इज, क्या क्या ये क्वेश्चन मतलब इतने इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। चलो ये क्वेश्चन तो फिर भी आप कहीं ना कहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको मैंने तब सीएपीएफ बताया था, तभी आपने कर लिया था कि भाई एपेक आपका कब फॉर्म हुआ था, आपका आशियान कब फॉर्म हुआ था। इन दो का भी अगर आपको पता है ना तो एलिमिनेशन लग रहा है इस क्वेश्चन में, इजीली आपका क्या लग रहा है, एलिमिनेशन लग रहा है। जैसे एशिया पैसिफिक एपेक की अगर बात करें तो ये क्या कब हुआ था, इसके अंदर आपके 3 होगा। अब देखो बी का अगर आपका 3 होगा तो ये वाला क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखिए अगर आशियान की बात करें तो आशियान आपका कब हुआ था भाई, ये हुआ था 1967। अब इसका क्या होगा, सी का 2 होगा। अब सी का 2 देखो एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अब इसमें तो चलो फिर भी अपना क्या लग रहा था भाई, एलिमिनेशन लग रहा था। ये क्वेश्चन इजी था, ये डिफिकल्ट नहीं था भाई, ये तो अपन ने किया था डिफेंस क्लास में कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन आपकी इंडिया ने नहीं किया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी चलो मैं मानता हूँ कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते थे। आईएनएस अर्नाला मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था, डिफेंस क्लास में भी पढ़ाया था कि भाई आईएनएस अर्नाला वगैरह आपकी क्या है, ठीक है ना। ओके और इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया था, तभी देखो ये क्या थी आपकी फर्स्ट नेवी की वॉरशिप है ना। ये जो आपकी है ये फर्स्ट आपकी शिप थी इस कैटेगरी की, मतलब एएसडब्ल्यू, है ना।
अब देखो ये किसके नाम पे थी भाई, आपके महाराष्ट्र के फोर्ट के वगैरह के नाम पे थी, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसको बनाया किसने, आपके क्या जीआरएससी वगैरह, जीआरएससी ने बनाया, तो ये जीआरएससी ने ही बनाया, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, इस बार मेरे को सबसे ज्यादा जो चक्कर आया ना वो आया इंडियन ज्योग्राफी में भाई। अभी भी मतलब यही सीन चल रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ- अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई रिवर से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे तीन चार जैसे पहले आए हैं, एंड इस बार रिवर का क्वेश्चन देखिए एक बार जरा। चलो, मैंने आपको कितना पढ़ा है पहले ये मैं बताता हूँ, है ना, बैच वगैरह के अंदर मैंने पढ़ा है भाई, चेनाब के अंदर आपके कौन से प्रोजेक्ट है, जैसे कि दल हस्ती, बगलियाहार, रेटल डैम, सलाल हाइड्रो, ये सारे प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। लाल जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो चलो पहला तो आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, बट फिर क्या रहते हैं भाई, तीन ऑप्शंस रहते हैं। बगलियार डैम हैज ग्रेटर हाइट देन सलाल डैम। अब ये एकदम फैक्चुअल चीज है, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, उससे नेक्स्ट वाला, सलाल डैम इज ऑपरेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बगलियार डैम इज ऑपरेटेड बाय एनएचपीसी। अब अगर आपको ये मैप याद है ना, तभी आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर नहीं कर सकते हो। बट फिर भी आप क्या फंस जाओगे भाई, सेकंड ऑप्शन में तो फंस जाओगे, क्योंकि उसका आपको क्या नहीं है, आइडिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ भाई ये मैंने नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार देखो आपकी ज्योग्राफी का लेवल कैसा था। इंडियन ज्योग्राफी मेरे को तो नहीं दिखी भाई, बहुत कम दिखी, ना के बराबर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था अगेन, है ना, ये मैंने देखो एक ही स्लाइड के अंदर पढ़ाया था भाई, वहीं से तीनों उठाए हैं आपके। एक बस अलग था, ब्रह्मोस आपका, है ना, ब्रह्मोस तो सभी को पता है, जॉइंट वेंचर था अपना। स्कैल्प और हैमर दोनों देखो मैंने आपको यहीं पे पढ़ाई। स्कैल्प जिसको स्टॉर्म शेडो भी बोलते हैं, स्कैल्प को क्या बोलते हैं भाई, क्रूज मिसाइल है, जिसको स्टॉर्म शेडो भी बोलते हैं। ये देखो ये क्या है, क्रूज मिसाइल है। ओके, हैमर भी मैंने आपको पढ़ाई है, राफेल में लगने वाली जितने भी वेपन है ये सारे पढ़ाए थे मैंने आपको, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा भाई ये मैंने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा है। मैंने आपको क्लास के अंदर हर एक चीज समझाई है भाई, कि टैक्स बढ़ने से क्या होता है, जीडीपी कैसे आपकी रिलेट करती है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन, क्रेडिट, क्रेडिट भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, लोन। तो आपको पूछा है कौन सा आपका क्या भाई गुड स्टेटिस्टिक है, आपकी इकोनॉमिक कहाँ स्टैंड करिए ये बताने के लिए। अब मैंने आपको मनी सप्लाई पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझाया था भाई कि अगर आपकी इनफ मनी सप्लाई हो रही है मार्केट में, तो क्या करेगी वो, जीडीपी भी बढ़ाएगी। तो ये क्या शो करती है अपने को, कहीं ना कहीं अगर कम मनी सप्लाई होगी तो अपने को क्या दिखाएगा, जीडीपी पे इफेक्ट दिखाएगा कि जीडीपी गिरेगी, क्योंकि लोन नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और लोन नहीं मिलेंगे लोग खर्च नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या था, ऐसा क्वेश्चन था जो आप क्या कर सकते थे भाई, अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने क्लासेज अच्छे से की है, ठीक है ना। लेट मी टेल यू, मैं हर एक चीज आपको वो नहीं दिखा रहा हूं जैसे सलाल वाला था, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो वो आ गए। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं कि वो चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है, जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, मैंने आपको लास्ट डे को मॉर्निंग में मैंने क्या दी थी, एक पीडीएफ दी थी आपको, 25 पेजों की पीडीएफ दी थी कंप्यूटर की, और बोला था भाई रीड कर लेना। एंड यू नो इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो सारे जो पीवाईक्यू मैंने मेंशन किया ना उस पीडीएफ के अंदर कि ये सीडीएस का, उन्हीं पेजेस से क्वेश्चन आया। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सी आपकी क्या है, विच लैंग्वेज यूजेस दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कौन सी यूज करती है भाई, असेंबली लैंग्वेज आपकी यूज करती है, ठीक है ना। ये क्या यूज करती है, आपके सिंबॉलिक निमोनिक कोड वगैरह क्या करती है, यूज करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है, बट आप इसको कर सकते थे अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ी है। उसमें मैंने आपको पोर्ट अच्छे से बताया, पोर्ट क्या होता है, आपकी फिजिकली चीजों को कनेक्ट करना, कंप्यूटर वगैरह को। तो कनेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर, बट यहाँ पे क्या था, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर है तो भाई अलग चीज होगी ना। तो इसमें क्या कर सकते थे, इजी आप एलिमिनेशन लगा सकते थे, है ना। कनेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर, कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू कंप्यूटर, कनेक्ट डिफरेंट सर्विसेज लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर, ये सब क्या होंगे, इसके आंसर होंगे आपका 3 और 1 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, फायरवॉल। फायरवॉल मैंने आपको इसके अंदर बताया था, ये देखो ये सीडीएस का पीवाईक्यू भी आया हुआ है। अगर ये चीजें नहीं देखे गए हो तो भाई क्या ही देखे गए हो फिर, ठीक है ना। इनको एक बार आपको देखना चाहिए था सीडीएस वालों को, एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट पीवाईक्यू वाली स्लाइड्स तो आपको देख देख के जानी चाहिए थी। तो आपका फायरवॉल क्या होता है भाई, ए सिक्योरिटी सिस्टम यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, डेटाबेस, नेटवर्क एंड ऑल दैट। एक कुछ एक तरीके से क्या करता है, आपके कंप्यूटर वगैरह को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसी चीज को आपकी चोरी वगैरह नहीं होने देता है, या फिर एंटर नहीं करने देता है। एग्जामिन ईच पैकेट अराइविंग फ्रॉम इंटरनेट, ऑब्वियस सी बात है भाई, उनको चेक करता है ना। प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ये भी सही है। ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी,
अगर सस्पिशियस एक्टिविटी ब्लॉक कर देगा, इंटरकनेक्ट टेलीफोन। ये देखो कितना सिंपल था, ये तो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे फोर्थ वाला। तो आंसर क्या हो जाता है? डी। बट ये डुएबल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इस बार क्या है भाई, काफी बच्चों को फंसा लिया है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दिया, लेटीट्यूड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, इजी है, कि लेटीट्यूड्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, आपके लेटीट्यूड का जो डिस्टेंस होता है ये स्लाइटली आपका चेंज होता रहता है, ठीक है ना, बट डिस्टेंस क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड आर ड्रॉन एट इन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स थस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी। कितनी आपकी पैरेलल्स होगी। अब इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अब ये एग्जामिनर ही बता सकता है यार, कि यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि 1 डिग्री पे अगर मैं क्या करूं, ये पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड बनाऊं, मतलब लेटीट्यूड बनाने की बात हो रही है। अगर लेटीट्यूड बनाने की बात हो रही है तो अपने को पता है 181 होते हैं टोटल। बट अगर ये पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, सिर्फ पैरेलल लाइंस की, कि भाई पैरेलल लाइंस कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे तो देखो डॉट होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, और वहां पे भी ऊपर डॉट होती है, ये कोई पैरेलल लाइन नहीं है। बाकी देखो सारी पैरेलल लाइंस होती है, उस हिसाब से तो 179 सही है, अदरवाइज आपका क्या होगा भाई, 181 सही है। तो ये डिपेंड करता है भाई एग्जामिनर ने कहाँ से उठाया आपके, उसी हिसाब से आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चन आपके जैसे वो जो होते हैं ना, अपन इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, उसमें भी आपके काफी बार क्या करता है वो, यूपीएससी एनसीईआरटी से छाप दिया और एनसीईआरटी में गलत दे रखा था। तो अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कहाँ से छापता है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, बट अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है भाई, स्टैटिक देख रहे हो, जियोग्राफी से क्वेश्चन देख रहे हो। अब ये फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बट स्टैटिक है, बट करवाया हुआ है। और मैंने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त स्पेसिफिकली बोला था भाई, ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ नया दिख गया तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अपन ने क्लास में पढ़ा था भाई, जब मैं माउंटेन फॉर्मेशन पढ़ा रहा था, तो ये देखो यूरेशियन प्लेट, और इधर से जो आपने आ रही थी ये क्या थी भाई, ये थी आपकी ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो आप दो तो इजीली कर सकते थे कि भाई श्रीलंका इंडिया का कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट है, तो ये तो क्या होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगा। अंडमान आइलैंड, ये आपका किसका होगा, यूरेशियन का होगा ना। तो देखो अफ्रीकन का होगा, अफ्रीकन कहाँ, यहाँ रह गया ना। नॉर्थ अमेरिकन होगा, नॉर्थ अमेरिकन भी देखो कहाँ रह गया, ठीक है। अगर ये दो कर लेते ना, सी का क्या होता भाई, 4 होता। अब देखो सी का 4 होता तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ठीक है। डी का क्या होता आपका, 3 होता। अगर डी का 3 होता तो आंसर क्या हो जाता भाई, ये वाला हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते थे, ये इजी क्वेश्चन था। पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, उससे इजी ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। आज रिक्टर स्केल्स के बारे में पूछा था भाई, इंटेंसिटी स्केल है, नहीं इंटेंसिटी स्केल नहीं है, ये मैग्नीट्यूड स्केल है, ठीक है। ओके, दूसरा देखो, रिक्टर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो ये क्या करता है भाई, एनर्जी कितनी रिलीज हुई है उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए अगेन असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया आपसे, है ना, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इनका भी अपन ने ऑर्डर पढ़ा है। बट इसके अंदर देखो आपके सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है जो नहीं दे रखा है, फिर ऑक्सीजन है नहीं दे रखा है, आर्गन भी नहीं दे रखा है, नियोन दे रखा है अपने को, हीलियम दे रखा है। अब नियोन देखो सबसे ज्यादा होगा, असेंडिंग में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा क्या होगा भाई आपका, सबसे ज्यादा नियोन होगा, तो 3 लास्ट में आना चाहिए। अब 3 लास्ट में देखो एक में ही आ रहा है बस, है ना, 3 लास्ट में एक में ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। प्लेनेटरी विंड्स वगैरह के बारे में कौन से फैक्टर आपके करते हैं, तो मैं विंड्स पढ़ा रहा था, प्लेनेटरी विंड्स इसी से पहले आपको टॉपिक पढ़ाया, तो मैंने बताया था किस किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमोस्फियर, हीटिंग पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पे भी करता है ना, ये देखो ये रहा, और रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी करता है। अब ये सारी चीजें एक एक स्टेटमेंट समझाया हुआ है मेरा, ऐसा नहीं है सिर्फ ये लाइन पढ़ा दिया, आपको समझाया हुआ है हर एक चीज को। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाटर वेपर, ये भी इजी क्वेश्चन बोलूंगा, डिफिकल्ट नहीं है। अब वाटर वेपर क्या आपकी स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी करता है भाई एयर में, तो ऑब्वियसली वाटर वेपर क्या करता है, स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी करता है। इंस्टेबिलिटी मतलब रेनफॉल वगैरह, तो ये देखो कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन करता है। इट एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नीदर बिकम्स टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो क्या ये आपका सही स्टेटमेंट है भाई, सेकंड वाला। ऑब्वियसली अब एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, आपको याद होगा वाटर वेपर क्या होता है भाई, आपका ग्रीन हाउस गैस होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम करता है। तो वहां पे ऑब्वियसली बात है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है आपके अर्थ का, है ना, ऑब्वियसली बात है हीट वगैरह वो ट्रैप कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका एकदम सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखो अगेन, इसको भी मैं बोलूंगा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट ये करवाया है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो ये भी मैंने आपको बोला था कि भाई इनके कोड्स वगैरह आपको एकदम एग्जैक्ट याद होने चाहिए, इस कोड वाले से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, है ना। जैसे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई,
विंटर ड्राई सीजन, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है भाई, है ना, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, विंटर ड्राई सीजन, पहला स्टेटमेंट देखो आपका सही है ना। दूसरा देखो मिड लेटीट्यूड स्टीपी, मिड लेटीट्यूड स्टीपी, मिड लेटीट्यूड सेमी एरिड एंड ड्राई, मिड लेटीट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये भी अपन ने किया, देखो नो ड्राई सीजन वार्म समर, नो ड्राई सीजन वार्म सीजन। मरीन वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट की अगर अपन बात करें, ये रहा, नो ड्राई सीजन वार्म एंड कूल समर, है ना, नो ड्राई सीजन सीवियरली कोल्ड, सीवियरली नहीं होता भाई, तो ये आपका क्या भाई गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये अगेन मॉडरेट से डिफिकल्ट बोलूंगा, क्योंकि जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है ना, अब एक चीज देख रहे हो, आपने ये जितने भी क्वेश्चन देखे, क्या ये वन शॉट से सोल्व किए जा सकते थे क्या? मतलब कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, जैसे रिक्टर स्केल वाला छोड़ के, लेटीट्यूड वाला छोड़ के, बाकी ये क्वेश्चंस ना, इनमें आपको काफी मतलब प्रिपरेशन चाहिए, काफी आपको देखना पड़ेगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है भाई, ये आप वन शॉट से कर ही नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। अब जैसे ये देखिए, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर से लो रेनफॉल वगैरह आपको कहाँ मिलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स में, है ना। ओके, पोलवार्ड समर टेम्परेचर आर लो, पोलवार्ड क्या मिलेंगे, अब देखो ये पोलवार्ड साइड ही मिलेगा आपको, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स अकर्स मेनली नॉर्थ ईस्ट एशिया, समर टेम्परेचर क्या मिलेगा, लो मिलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये किसका है भाई, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है। अब ये उन बच्चों ने किया है जो एकदम रट्टू होते हैं ना, उन्होंने जनरली ज्यादा किया है, जिनको इंडिया के मैप का अभी भी नॉलेज नहीं है। मैं जो आप जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास में बोला था भाई, इंडियन मैप और इंपॉर्टेंट सिटीज आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब जब मैंने आपको प्लेट्यूज पढ़ाए थे, जैसे मालवा प्लेट्यू पढ़ाया था, तो मैंने बोला था वेस्टर्न यूपी वगैरह, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आ जाता है ना, ईस्टर्न राजस्थान, ओके। ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये मैंने आपको पढ़ाया था बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, जहाँ पे आपका ये वाला आ जाता है। अब जो आपका ये इंदौर है, ये यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ये कौन से रीजन में आएगा? अब कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में बुंदेलखंड टिक कर दिया, बट इसका आंसर क्या होगा, मालवा प्लेट्यू होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, सेंसस का इतना अजीब क्वेश्चन कौन पूछता है यार, ये पता नहीं यूपीएससी वाले कभी कभी क्या सोच के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने ये चीजें तो आपको कवर की थी कि क्लास 1 टाउन क्या होता है, क्लास 2 टाउन क्या होता है, क्लास 3 पॉपुलेशन कितनी कितनी होती है, बट मैंने ये नहीं पढ़ाया भाई कि किसमें सबसे ज्यादा थी। एक्चुअली इसका आंसर आपका बी होगा, बट ये मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। अब इतना डिटेल कौन पढ़ाए भाई, आपको पूरी सेंसस की क्लास दे रखी है, मैंने हर एक चीज कवर की है, बट ये पता नहीं क्या ही उठा के लाते हैं फिर। ओके, पता नहीं क्या बच्चों, मतलब इसका कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है यार। इस अगर उसका आपको नॉलेज भी है तो कोई मतलब नहीं है ना, कुछ अच्छी चीज पूछे तो भी सोचे। चलो ये देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे मैंने आपको बताई थी, 4 सिटीज को कनेक्ट करता है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा अगेन जो कॉमन सेंस होता है वो लगा के आप सोल्व कर सकते थे। आपको बोला है कि इनमें से कौन से पास नहीं होगा। अब देखो, ये है दिल्ली भाई, ये है आपका मुंबई, ठीक है, यहाँ है आपका चेन्नई भाई, और यहाँ आपका कोलकाता, ओके। अब देखो ऐसे जाएंगे तो आपका ये जो इंदौर है, इंदौर तो यहाँ आ गया, और यहाँ पे आपका जयपुर है भाई, तो जयपुर से तो कंफर्म पास होगा, तो 2 तो आंसर होने वाला है, तो ये एलिमिनेट हो गया भाई, ये एलिमिनेट हो गया। ओके, अब 3 होगा या फिर 1 होगा, 3 होगा या 1 होगा। भुवनेश्वर देखो आपका यहाँ कहीं है, तो भुवनेश्वर से भी कंफर्म पास होने वाला है, और लखनऊ आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, तो लखनऊ से भी आपका पास नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल पोर्ट, अब ये क्वेश्चन तो अच्छे से करवाया मैंने, अगेन आपकी लर्निंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। सिंपल सी बात बोलूंगा भाई, इस बार पूरी ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल थे, फैक्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। दीनदयाल पोर्ट क्या गल्फ ऑफ खंबात, देखो दीनदयाल पोर्ट आपको मैंने पढ़ाया, जिसको आप कांडला पोर्ट बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा, तो पहला तो इनकरेक्ट है, ठीक है, पहला इनकरेक्ट, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। फिर देखो आपका पैरादीप पोर्ट है ना, गोदावरी डेल्टा बोल रहा है ये, और पैराद्वीप पोर्ट मैंने आपको महानदी डेल्टा पढ़ाया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी ये 2 स्टेटमेंट भी पढ़ाए हैं, बट देख सकते हो इतना क्यों टाइम बर्बाद करना है, आंसर क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, ओके। ये भी मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कोचिन आपको कोचिन की अगर बात करूँ तो कोचिन आपको वेबनाथ कयाल पे मिलेगा, एकदम सही है। मोरमुगांव पोर्ट की बात करूँ तो जुआरी एस्चुरी पे मिलेगा, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो भाई एक तरीके का पीवाईक्यू ही है। आपको बोला इनमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। मैंने आपको एवलेंची वगैरह करवाए थे, और क्लास में मैं आपको पीवाईक्यू जो सीरीज करवाता हूँ साथ में, उसमें भी अपन ने ये क्वेश्चंस देखा था ना, एवलांची आपका कौन सा टाइप का डिजास्टर है, ये एटमॉस्फेरिक नहीं है, कौन सा था, टेरेस्ट्रियल था, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। तो कुछ देख रहे हो, कुछ तो एकदम ही सिंपल आए थे, एकदम ही लल्लू, और कुछ आपके काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और कुछ तो एकदम ही फैक्चुअल, ओके। ये अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको हर टाइप का मार्केट पढ़ाया, इवन
वाईटी के ऊपर पढ़ाया और बैच में आपको और इन डिटेल पढ़ाया था हर एक, है ना। ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब वही क्या करता है भाई, एक सेलर होता है और मेनी बायर्स होते हैं, वही क्या करता है, प्राइस सेट करता है। अब जिसकी मोनोपोली होगी वही डिसाइड करेगा ना भाई, मैं कितनी गुड्स प्रोड्यूस करूँ, वो अपनी मर्जी से गुड्स प्रोड्यूस करेगा, खराब करे कैसे भी करे, तो ये एफिशिएंट आउटपुट नहीं देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एफडीआई का क्वेश्चन आया था, एफडीआई मैंने आपको करंट अफेयर्स में एक जगह बताया था, ठीक है ना, कि एफडीआई आपके इंश्योरेंस में कितनी हो गई है, आपकी 100% हो गई है। डिफेंस मत कर देना, डिफेंस तो मैंने आपको बैच वगैरह में भी करवाया था भाई, 74% है। दूसरा देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर बैच वाली क्लास अच्छे से किया हो ना, अगर आपने ये नहीं देखा है तो भी आप इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैंने क्या बोला था, भारत सरकार एफडीआई क्यों नहीं देती है 100%, क्योंकि भाई उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा फिर, इसलिए वो क्या नहीं देते हैं, ज्यादा एफडीआई नहीं देते हैं आपके, ठीक है ना। और जनरली क्रिटिकल सेक्टर में नहीं देती है, जैसे पावर सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया। इंश्योरेंस आपका क्रिटिकल सेक्टर नहीं है। श्रिंकफ्लेशन तो डायरेक्ट डेफिनेशन आई है, प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोडक्ट while maintaining the sticker price is called when company reduces the size of product while maintaining the original price। तो कुछ आपके सिंपल भी आए हैं भाई, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि लाइक, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा वैसे, क्योंकि अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें इजी एलिमिनेशन लग रहा था। जैसे भवानी मंदिर मैंने आपको पढ़ाया, किसने लिखा है भाई, औरबिंदो घोष, है ना, जो मैंने आपको वन शॉट मॉडर्न हिस्ट्री में करवाया था। तो औरबिंदो घोष का क्या हो जाएगा भाई, आपका भवानी मंदिर, तो डी का क्या होगा, आपका 1 होगा, तो ये दो एलिमिनेट। ओके। बॉम्बे क्रॉनिकल्स मैंने आपको पढ़ाया, फिरोज शाह मेहता, है ना, तो फिरोज शाह मेहता का क्या हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल, तो सी का क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब सी का 2 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब बाकी दो मैंने नहीं पढ़ा है आपको, अब ये किस्मत ही मानो भाई। गदर मूवमेंट की बात करो तो गदर मूवमेंट बिगेन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। गदर मूवमेंट अपन ने पढ़ा है भाई, आपने बैच में पढ़ाया, आपको पढ़ाया था, है ना, सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ था। ओके। मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय सोहन सिंह, आपके भाकना, ये भी सही है। देखो सोहन सिंह ने क्या किया था, इसको फाउंड किया था। गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम वीकली गदर ब्रोट आउट इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। अब ये देखो, इसका नाम भी देखो कहाँ से आया था, मैंने बोला था न्यूज़पेपर भी स्टार्ट हुआ था उस टाइम, तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, ये अगेन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपको पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब इसमें मैंने चीजें पढ़ाई बट नहीं कर सकते थे भाई, सोल्व नहीं कर सकते थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको पूना सार्वजनिक सभा पढ़ा है ना, ये आपकी कब फाउंड हुई थी। ओके। पूना वाला भाई आपको पढ़ाया 1870। ओके, ये मैंने आपको कब पढ़ाया, 1870। इंडियन एसोसिएशन भी देखो मैंने आपको पढ़ाया, कब पढ़ाया, 1876। 1876। फिर भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दो ना भाई पूरे एकदम गेम चेंजर है। कैसे है पता है, ये जो आपका है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये 1870 सॉरी 1885 के राउंड आया था, और ये 1884 के राउंड आया था। तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है भाई, इनके बिना आपके क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते थे। हाँ, बट आप रिस्क ले सकते थे, क्योंकि देखो 1 के बाद में 2 ही आना था, तो 1 2 इसमें हो रहा है, 1 2 इसमें हो रहा है, और 1 2 इसमें, इसमें तो कम ही चांस है, क्योंकि ये रिसेंट के आपके पता है कि रिसेंट ये सभा होगी, जनरली ये पहले बनी है, तो इन दो में आप चांस ले सकते थे, बट अगेन यार, नो गेस वर्क। अब गेस मास्टरी करनी है, एकदम तुक्का लगाना है तो लगाओ भाई, गलत ही होता है इसमें, है ना, तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये आपको क्लास में बताया था कि भाई ये जो कालीबंगन है, ये कौन से एज में आई थी, आपके अर्ली हड़प्पन, है ना। कालीबंगन जब आपको पढ़ाया गया था, तब इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें अपन ने पढ़ा था, ये क्या था, आपके अर्ली हड़प्पन टाइम था, उस टाइम फाइंड हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये इजी क्वेश्चन था, ये कर सकते थे आप, है ना। ये पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आपके एनडीए के अंदर आया था, ठीक है, तब भी आपके क्वेश्चन आया था वन शॉट से, इस बार भी देखो आपके वन शॉट से क्वेश्चन आ गया। मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन था वो आपका कब हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग का अगर रेजोल्यूशन की बात करें भाई, मुस्लिम लीग, ये रहा पाक रेजोल्यूशन, तो ये 1940 के राउंड आया था आपके समथिंग, तो काफी लेट था। ओके। डांडी मार्च सबको पता है भाई, 1930, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी देखो मैंने आपको करवाया, कब करवाया, ये 1932 के राउंड हुआ था, 31 32 के राउंड। ये डांडी मार्च देखो 1930 में हुआ था, ठीक है ना। ओके। गांधी इरविन पैक्ट पैक्ट भी आपको करवाया था, तो गांधी इरविन पैक्ट भी देखो आपके 1931 के राउंड ही हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट भी क्या हुआ था, 1931। तो इसको इजीली क्या कर सकते थे आप, अरेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा जल्दी देखते हैं। ये अगेन इजी सा क्वेश्चन है यार, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, वाईटी पे भी करवाया, ऐसे भी करवाया, बार बार बोला है भाई ऑर्डर याद रखो याद रखो याद रखो, फिर भी तुम लोग नहीं याद रखते हो, तो क्या कर सकते हैं फिर, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बस एक नोट करेक्ट बताना था। हाँ, इसी में अगर बहुत सारे आ जाते ना,
तो भाई डिफिकल्ट हो जाता। अब जैसे देखिए सेंसस की बात करें तो सेंसस वाली अगर आपने क्लास देखी है तो ये कौन कराता है भाई, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इंडिया, इंडिया मतलब सेंटर के अंडर आती है आपके पूरे, तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आती है ना, कॉन्करेंट लिस्ट। और बाकी इसको करंट अफेयर्स में भी अपन ने काफी कवर किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, नोटिफाई किया, नोटिफाई किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो है ही नहीं, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही है ना, तो किसका होगा, यूनियन का होगा। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, कौन से आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन भी देखो मैंने आपको करवाया था। अब देखो पंचायत म्युनिसिपैलिटी करवाया था, तो मैंने कहा था 1/3 आपकी सीट क्या वुमेन के लिए रिजर्व है, देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, तो थर्ड तो देखो आपका सही है। ओके, दूसरा देखो, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन मेड बाय 106 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ये भी पढ़ा है, वन शॉट के अंदर ही पढ़ा है ये, कि 1/3 सीट आपकी रिजर्व हुई किसके लिए, स्टेट असेंबली एंड लोकसभा, ना कि राज्यसभा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसे देखो, देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं है भाई, तो ये भी आपका क्या गलत है, तो थर्ड आपका ओनली क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पेशल प्रोविजन, हर स्टेट का मैंने आपको स्पेशल प्रोविजन लिखाया था, क्वेश्चन आ गया, बट अगेन स्टेटिक क्वेश्चन था भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, किसके अंदर होता है, ये आपके एमपी और एमएलए वगैरह इलेक्शन होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। ओके, अब एक बार स्टेटमेंट रीड करो, आप इजीली आंसर कर सकते हो, इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हो, मेजोरिटी हु विंस मे नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ए कैंडिडेट हु विंस, जो कैंडिडेट जीतता है उसको जरूरी थोड़ी है वोट की मेजोरिटी मिले, ये चीज तो प्रेसिडेंट वाले में होती थी, याद करो प्रेसिडेंट का इलेक्शन बढ़ाया था 50+1 वोट चाहिए, इसमें ऐसा कुछ थोड़ी था, है ना। तो यही स्टेटमेंट क्या है भाई, सही है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव वे बी इलेक्टेड, अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन के दो एमपी एमएलए होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट द कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं कि पार्टी के लिए। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जितना प्रोपोर्शन आपको वोट मिलेगा उतनी सीट मिलेगी उसके अंदर, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये अगेन इजी क्वेश्चन था, शिमला एग्रीमेंट, है ना, साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, साग चार्टर, आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजी नहीं था यार, ये डिफिकल्ट था, सॉरी, ये वाला काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट मैंने ये करवाया आपको, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब शिमला एग्रीमेंट मैंने आपको बार बार करवाया था आपके इसके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि मेरे को लग रहा था ही इनमें से कोई एक आएगा, एंड 2-3 क्वेश्चन आ गए आपके, है ना, एक वो टास्केंट वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। तो शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था आपके, 1972। ओके, शाख देखो, ये शाख आपकी कब स्टार्ट हुई थी, लगभग कब स्टार्ट हुई थी, 1985, और इसमें देखो क्लियरली मेंशन है आपके एट फर्स्ट शाख समिट, तभी हुई थी आपकी फर्स्ट। ओके, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट देखो आपका कब हुआ, 1974, ठीक है ना, 1974 में क्या हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अब आगरा वाला हो सकता है आपको ना पता हो, है ना, तो इसको लीव करोगे तो भी आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या हुआ आपके, सबसे पहले हुआ न्यूक्लियर ये वाला शिमला एग्रीमेंट, शिमला के बाद में हुआ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद में साख, है ना। तो देखो क्या, शिमला 1 के बाद में क्या आएगा भाई आपके 4 आएगा, तो 1 4 फिर क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा भाई आपके 2 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वान डे ग्राफ जनरेटर, आपको ये मैंने बैच के अंदर तो पढ़ाया था भाई, क्वेश्चन भी करवाया था, वान डे ग्राफ जनरेटर किससे रिलेटेड है, एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वगैरह से रिलेटेड है, ना कि करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह से, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो कुछ क्वेश्चन बहुत लल्लू भी आए थे, सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं है कितनी बार आ चुका है, ठीक है ना, कौन से फिनोमेना पे बेस्ड आपके। ओके, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी आपके आ गया था, ये भी मैंने बैच में पढ़ाया था, आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसमें लेंसेज क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं दोनों, है ना, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जेंट बोलते हैं क्या। चलिए एक्सरे, एक्सरे भी मैंने आपको बैच के अंदर अच्छे से पढ़ाया है ना, नोट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके कैन बी डिफ्लेक्टेड नीदर बाई बोथ, है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये है कंसेप्चुअल, ये आप वन शॉट से सोल्व नहीं कर सकते हो, बट जिसने मेरे बैच की क्लास अच्छे से किया है ना, वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सिखाया था कि वेवलेंथ क्या होता है भाई, जो आपकी सक्सेसिव क्रेस्ट होती है और सक्सेसिव ट्रफ होती है, इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखो आपको स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है। ओके, आपको बोला 0.1 सेकंड चलती है, अब 0.1 सेकंड में देखो टाइम दे रखा है आपको, तो ये कितना डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा भाई, स्पीड इंटू टाइम सबको पता है कितना आ जाएगा, 33 मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस चला आपके, इसमें बोला है 20 क्रेस्ट बने और 20 ट्रफ बने। अब मैंने क्या बताया था भाई, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखो अगर 20 क्रेस्ट बने ऐसे,
तो मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो मेरे मेरे को एक जो दो क्रस्ट होंगे उनके बीच की दूरी पता चल जाएगी ना। ओके, तो 20 का डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा अपना, ये लगभग कितना आएगा, तो ये लगभग आएगा भाई क्या आपके 1.65। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ए डज 500 जूल वर्क एंड बी डज दिस मच जूल वर्क, टाइम आपको दे रखा है, इसमें टाइम ये दे रखा है। ठीक है ना, इफ द पावर ऑफ डिलीवर्ड बाई ए, अब पावर देखो फॉर्मूला बताया वर्क अपॉन टाइम है ना, वर्क देखो कितना है भाई, वर्क है 500 जूल, टाइम कितना है एक्स मिनट दे रखा है तो एक्स लिख लेते हैं। ये हो गई आपकी क्या भाई P1, और P2 क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 20 मिनट। अब आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। ठीक है ना, ये हो गया P2। अब दोनों के बीच में देखो रिलेशन दे रखा है आपको, क्या रिलेशन दे रखा है कि 500 बाई एक्स इक्वल्स टू आपके 2 टाइम्स ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई 20। ओके, 500 से देखो 2 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 4, 4 से ये 5 टाइम होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इजी क्वेश्चन था, अगेन डिफिकल्ट नहीं था, न्यूमेरिकल वगैरह भी किए थे अपन ने इससे रिलेटेड। वर्क अगेन इजी क्वेश्चन था भाई। अब एक स्टोन को टाई किया और एक सर्कल में घुमाया, भाई सर्कल में कोई भी चीज घुमाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपन ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। अगर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क कितना होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, अब देखो ये सेकेंड लॉ से आपके जनरेट होता है ना। फोर्स क्या होता है डीपी बाई डी टी, अगर देखो आपके फोर्स जीरो हो गया तो ये डी टी उधर मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा कांस्टेंट, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, वो आपका जीरो होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो भाई अपन ने मैथ्स वगैरह में किया है, एफकेट के मैथ्स कर रहे थे तब काफी बार किया है ना। कि कुछ डिस्टेंस आपके V1 से करता है, कुछ आपके V2 से करता है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। वैसे तो अपन ने बैच के अंदर भी पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपन, अगर आपने एफकेट वाली क्लासेस सीडीएस मैथ्स के बच्चे हो और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो, देखो मोस्टली सीडीएस में साइंस बैकग्राउंड के मिलेंगे, तो एकदम इजी क्वेश्चन था यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे, तो ये भी बोल सकते हैं मैंने करवाया। ठीक है, ये वाला देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको बोला है कि इंड्यूस्ड, अगर आप करंट के अंदर रख रहे हो तो कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना। इंड्यूस्ड के अंदर आपका यही लगता है, करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, ये अगेन देखो इजी सा क्वेश्चन है, 7 से कम पीएच हुआ तो क्या होगा भाई, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा, ये तो बैच में भी करवाया, वाईटी पे भी आपको अच्छे से करवाया मैंने। तो एक ही चीज बोली थी मैंने कि वो आपको यहाँ पे मिलेगा भाई, क्या मिलेगा वो, और वो क्या था भाई आपका, नो साइटोप्लाज्मिक एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम आपको यहाँ पे मिलता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये सब मैंने आपको पढ़ा है भाई। देखो डाइसैकराइड बोला है आपको किस किस में मिलता है, अब देखो इसमें भी डाइसैकराइड है आपके किस में, माल्टोज में, आपके लैक्टोज में भी देखो डाइसैकराइड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब ये बोला ह्यूमन ब्रेन किस किस में कंसिस्ट होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बैच एंड वाइटी, इजी सा क्वेश्चन है भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है ना, ये वाला देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये भी अपन ने किया भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं है ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। टूथ एनिमल ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है भाई, टूथ डिके होता है, तो जो आपका टूथ एनिमल होता है किससे बना होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट दैट इज क्रिस्टलाइन कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये जो इस बार क्वेश्चन आया ना, ये एक्चुअली PYQ ND2 2020 का, बैच में भी मैंने आपको PYQ करवाया है, देखो सेम क्वेश्चन आया कि सर्विक्स होता है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, बाकी अपन ने बैच और वाईटी दोनों पे किया। ब्लड ग्रुप का सिंपल सा क्वेश्चन आया भाई, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन से होते हैं, AB और O, इजी सा। ठीक है ना, एयरबोर्न डिजीज, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑलमोस्ट वायरस स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ स्नीजिंग और कफिंग, है ना, एयरबोर्न मतलब हवा से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किंगडम फाइलम वगैरह, भाई अगेन इजी सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखो आपको साफ सा दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट समझा था, आपके आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, रोटन एक, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, काफी मतलब एकदम स्टैटिक क्वेश्चन बोल सकते हो, एक्चुअली इसका आंसर बी है, बट ये मैंने नहीं पढ़ा है भाई। ठीक है ना, ये आपका पहला साइंस क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। ओके, और भी आएंगे भाई। ठीक है ना, एक ही नहीं आएगा। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्वेश्चन ना व्हाट आई थिंक कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, क्योंकि देखो अपन वैसे तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से समझाया। आयरन देखो आपके Fe2O3 भी बनाता है, Fe3O4 भी बनाता है, और कुछ जगह देखो अपन ने रिएक्शन में FeO भी यूज किया है। वो क्यों होता है, ये इसी आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के कारण होता है। तो आयरन क्या करता है, वेरिएबल शो करता है, बाकी सोडियम कैल्शियम लिथियम आपके नहीं करते। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है,
मैंने सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाया कि भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका लास्ट एलिमेंट क्या आता है, डी ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, इतना ही आपको मैंने समझाया था, है ना। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो आपसे यही पूछा, ट्रांजिशन मेटल में एलिमेंट में आपके कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये कहीं ना कहीं आपके 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, बट वोट आई थिंक कि जो साइंस बैकग्राउंड के है ना, वो इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अदरवाइज यार ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। बाकी इसका आंसर आपका डी होगा भाई, क्योंकि देखो n-1 पेनल्टी मेट सीएल आएगी साथ में, और एक आपकी ये NS022 आएगी, ठीक है ना। ओके, एफ तो देखो आपकी आएगी नहीं, डी के साथ आपकी n-2 पेनल्टी मेट आपकी शेल नहीं होती है, इसमें तो देखो n-1 है ही नहीं। तो ये मैंने नहीं करवाया भाई, ये डिफिकल्ट था। तो केमिस्ट्री देख रहे हो डिफिकल्ट आई थी इस बार। केमिस्ट्री भाई कोई मतलब कोई दो राय नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, केमिस्ट्री काफी टफ था। नॉट करेक्ट बेंजीन के बारे में। अब बेंजीन हालांकि मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर वगैरह भी बताए थे, 3 ट्रिपल बॉन्ड वगैरह होते हैं आपकी, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म भी मैंने समझाया था। बेंजीन में देखो आइसोमेरिज्म मैंने बताया था भाई, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक मेरे को मिला नहीं है। मैंने आपको एक चैप्टर में ये भी पढ़ाया था कि भाई आइसोमेरिज्म कैसे होता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन ना, ये आपके इससे बेंजीन से रिलेटेड है, ठीक है। अब सारे देखो फैक्ट्स है, आपको पूछा है नोट करेक्ट, इट हैज 6 आइसोमर्स, जबकि बेंजीन का कोई आइसोमर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या एक्चुअली इनकरेक्ट आपकी क्या स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बाकी ये मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मान सकते हो नहीं पढ़ाया। ये मैंने पढ़ाया भाई NH4 2SO4। आपको पूछा है नोट ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है। NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, है ना। अमोनियम, ये देखो ऊपर वाला अमोनियम सल्फेट ही आपके, ये भी अपन ने पढ़ा है, दैट इज यूरिया, यूरिया भी पढ़ा है। ये तो नाइट्रोजन गैस ही होगी ना भाई, ये कहाँ से फर्टिलाइजर आपका। विच वन अमंग द फॉलोइंग, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा है भाई, ये नहीं आता है तो क्या ही आता है, कितनी बार यूज करते हैं अपन, ठीक है। प्लास्टिक डिग्रेड क्यों नहीं होता, अब देखो प्लास्टिक वगैरह ये बुना इन सब चीजें पढ़ी थी अपन ने, है ना, मोनोमर्स पॉलीमर्स, तो इनके बीच में देखो अपन ने ये बॉन्डिंग वगैरह भी देखी थी, कैसी बनती है आपकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, इसी के कारण ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। ग्राफीन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था थोड़ा, हो सकता है आप इसको गलत कर देते, है ना। आपको बोला थिनेस्ट मटेरियल है, तो ये तो अपन ने पढ़ा था कि ग्राफीन क्या होता है भाई, थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है आपकी, ठीक है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, इसमें डाउट हो सकता था। हाईली कंडक्टिंग, ये भी मैंने बताया, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी होती है इसकी। इट इज वाइट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर नहीं होता, वाइट बैंड गैप सेमीकंडक्टर नहीं होता। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, बट दो में आपको कुछ ना कुछ तुक्का ही लगाना पड़ता। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन कंपाउंड, किससे होता है भाई, किससे होता है, कॉपर। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस मैंने क्या बताया था भाई, हाइयर कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको जनरल देखने को मिलता है, तो इनमें से देखो हाइयर कौन सा आपका हाइयर है, आपका सोडियम, ठीक है ना। चलिए, अब ये नील दर्पण वाला देखिए, नील दर्पण वाला भी आपने बैच के अंदर क्वेश्चन किया है, बट ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है ना। अब नील दर्पण ये जरूर पढ़ा अपन ने, किसने लिखे, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, ये अपन ने नहीं पढ़ा है, तो ये मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी ये जरूर पढ़ा है भाई, नील दर्पण लिखा किसने है, ठीक है। आनंद मठ ये पढ़ा है भाई। आनंद मठ जो थी आपकी भारत माता को आपके पर्सोनिफाई किया गया था, इसमें सिग्निफाई किया गया था मदर इंडिया। तो मदर एज सी इज, मदर एज, ये सारी चीजें आपकी किसमें बताई थी, आनंद मठ में बताई थी, ठीक है। पंडिता रमाबाई, अब देखो पंडिता रमाबाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ताराबाई शिंदे नाम की मैंने एक किताब लिखाई थी, मैंने बोला था किताबें और जर्नल्स याद कर लेना। ए कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमन, ये राइटर थे आपके, ठीक है। आपको बोला पंडिता रमाबाई पब्लिश्ड ए बुक ए कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमन, पहला इनकरेक्ट। दूसरा देखो क्या बोला है, ताराबाई शिंदे वर्कड इन द फील्ड, इन्होंने लिखी थी वो ऊपर वाली किताब, ना कि इन्होंने मेडिसिन वगैरह में काम किया था, ये भी इनकरेक्ट। अब बचता है तीसरा भाई, अब दो ऑप्शन आपके पास, या तो ये चूज करो, या सॉरी ये चूज करो या ये करो, एक्चुअली इसका आंसर वन होगा। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। तो हाँ पार्शियली करवाया, बट अगेन लीव कर सकते हो। मैत्री आपको पढ़ा है भाई, एक्सरसाइज आपकी आती है, इजी एक्सरसाइज आ गई वैसे आपकी, ठीक है ना, थाईलैंड आंसर हो जाएगा, ओके। इसके अलावा देखिए आपके ये जो है, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपको एफकेट बैच में पढ़ाया भाई, सीडीएस वालों को नहीं पढ़ाया। पता नहीं यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सेंस है इस क्वेश्चन का, आपको पूछ रहा है फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर बताओ, तो कौन है भाई, ये सुचेता कृपलानी है, ये बस आंसर बताने के लिए आपको, बाकी ये मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ फर्स्ट रेसिपिएंट आपको पढ़ा है मैंने भारत रत्न का, अगेन ये सेकंड स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसमें आप चांस ले सकते थे टू, या फिर अगेन बोला था दो ऑप्शन रहते तो तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना। अमर नायक सिस्टम, अमर नायक का सिस्टम में आपको पढ़ा है भाई बैच के अंदर, है ना, अच्छे से पढ़ा है। इसके अंदर आपकी क्या ऑटोनॉमी थी देखो, एक स्टेटमेंट से आपकी ये सोल्व हो जाएगा। आपके जो नायकाज होते थे, है ना, जो ये मिलिट्री वाले होते थे, इनको क्या दिया जाता था,
आपकी जो रेवेन्यू बनता था उसको क्या कर सकते थे, ये किसी चीज में यूज कर सकते थे, इनको ऑटोनॉमी मिलती थी। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनको ऑटोनॉमी थी भाई, इनको खुल छूट थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द आर्ट ऑफ हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिव विथ बुद्धिज्म, एलोरा वगैरह से। एलोरा वगैरह भी आपने पढ़ा था। अब एलोरा वगैरह वो बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों के लिए, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ओके, द कैलशा टेम्पल एट इलोरा हैज बीन बिल्ट ड्रेस्ड स्टोन एंड किल्न फाइन ब्रिक्स। नहीं भाई, ये सिर्फ आपके एक सिंगल स्टोन से बनाया गया है ना, कट कार्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, अब इतने क्वेश्चंस आए थे भाई, है ना, इनमें से जो मैंने आपको गलत लगाए वो मेरे बैच से नहीं है, अदरवाइज वो बैच और वाईटी से हैं। अब ये वाली जो स्लाइड 8 की है ना, ये मैं वो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो कौन से बच्चे कर सकते थे। ये मैंने नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है नहीं पढ़े हैं। अब ये वाला देखिए, लॉजिकल गेट, अब ये अगेन आपकी 11th 12th का क्वेश्चन है, बट कर सकते थे इसको, है ना, जो आपके साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो कर सकते थे। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नंद गेट भी होता है, तो डिवीजन आपका नहीं होगा भाई, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखिए, इसमें अपने को क्या पूछा था, अपने को लॉजिकल ऑपरेटर्स पूछे थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसमें भी आप लगा सकते थे भाई, कौन से कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाएंगे, हिली डिफिकल्ट टेरेन्स, या फिर इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड्स, स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन, या फिर जिनकी ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखो मैंने एक दो तो आपको करवाई थी भाई, रिपोर्ट वगैरह आपको करवा रखी है, बट अगेन उनको घसीटने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे ही फालतू में लगा के स्क्रीनशॉट बोल दूं कि भाई मैंने करवाए हैं, तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे तो मैं आपको 100+ क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, तो उनका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो मनरेगा है, मनरेगा में, मनरेगा मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर किया, बैच में कवर किया, बट एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा उसमें से कि डिस्ट्रिक्ट का, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उसमें आपके लगा के बता दूंगा मैंने पढ़ा है। ऐसे तो भाई सब कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। वो नहीं होता भाई, वो होता है कि आता कितना एग्जाम के अंदर। अब जैसे पीएलएफएस वगैरह हो गई, ये आपकी कौन कराता, मॉस्पी वगैरह कराता, और मॉस्पी मैंने बहुत ट्राई किया था इस बार कवर करने का, बट फिर भी इन्होंने अजीब सा ही क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने सोचा कुछ और पूछेंगे, क्योंकि मॉस्पी लग रहा था मेरे को आएगा इस बार, बट ये नहीं पता था ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है। फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब इसमें देखिए आपके एलिमिनेट एक तो कर सकते थे बट बाकी नहीं होते, तो ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनमें आप चांस ले सकते थे अगर आपको आइडिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो भाई, काफी क्वेश्चंस आए थे, है ना। आपके साइंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। चार क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, 3 4 को छोड़ के, क्योंकि वो डिफिकल्ट थे इस बार, है ना। तो बाकी आपके साइंस के सारे आए थे। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए थे, आपके पॉलिटी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स में थोड़ा यार इस बार, मतलब जो अभी पैटर्न चल रहा है ना वो काफी डिफरेंट चल रहा है। अभी थोड़ा कट ऑफ ऑन ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कट ऑफ और ट्रेंड की बात करें तो भाई, कट ऑफ की बात करूं तो आपके ओटीए का कट ऑफ कहाँ रहने वाला भाई, व्हाट आई थिंक, कुछ एस्पेक्ट बता देता हूं पहले, ठीक है ना। व्हाट आई फेल्ट, आपका जो पॉलिटी था ना भाई, पॉलिटी ये स्टेटिक था थोड़ा, तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि आपके पास हर चीज थी, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें दे रहा हूँ ना भाई, मैं एकदम जेन्युइन चीजें दे रहा हूँ, एकदम जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, और वही होने वाली है, देखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं आपके ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो काफी स्टेटिक थे। ओके, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री वॉज टफेस्ट, व्हाट आई थिंक, केमिस्ट्री टफ था भाई, ठीक है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी भाई इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। बायोलॉजी को कोई डिफिकल्ट मत बोल देना, ठीक है। अगर बायोलॉजी डिफिकल्ट लगी है तो आप पढ़े नहीं हो भाई। फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स अगेन आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके अच्छे थे। इसके अलावा देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री व्हाट आई थिंक कि पिछले जितने भी एग्जाम है ना 3 4 साल में, उनसे कंपेरेटिवली इजी थी। कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हिस्ट्री इजी थी, बट कंपेरेटिवली इजी थी। क्यों थी, क्योंकि आपके भाई क्या आ रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री आ रही थी। बट मोस्टली बच्चों को ये टफ भी लगी है, उसका रीजन है आपका स्टेटिक आ रहा था भाई, काफी स्टेटिक आ रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, चीजें आपकी टफ हो रही थी, ठीक है ना। चीजें क्या हो रही थी, टफ हो रही थी, तो इस चीज को भी थोड़ा माइंड के अंदर रखना। ओके, इकोनॉमिक्स की बात करूं भाई, इकोनॉमिक्स यार पिछले पेपर से, मतलब मैंने पिछला अभी सीएपीएफ का पेपर देखा, काफी इजी पेपर था भाई, इकोनॉमिक्स का बहुत इजी पेपर था। और उससे पीछे वाला भी सीडीएस देख लो, आपको काफी टफ है। इस बार भी सीडीएस आपका इकोनॉमिक्स में काफी टफ आया भाई, इकोनॉमिक्स टफ पूछ रहे हैं, पता नहीं ये क्या मतलब, क्या बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर अपने को ही बनाने वाले हैं क्या।
इतना तो उनको भी नहीं आता होगा जो अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर भाई, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स यार लिटरली काफी टफ था, मतलब 4-5 क्वेश्चन में बोलूंगा डुएबल थे, अदरवाइज तो यार हवा ही नहीं लग रही थी, ऐसा था आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश आपका यार लेंथी वो था, बहुत ज्यादा लेंथी था, काफी बच्चों का पेपर इस बार भी छूटा है। बट व्हाट आई थिंक कि जिन्होंने पिछली बार अटेम्प्ट किया ना उनके लिए कंपैरेटिवली, अगेन कंपैरेटिवली बोल रहा हूं मैं, इजी था। क्यों था? क्योंकि वो चीज ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, उनको पता था, तभी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था भाई फास्ट रहना, फास्ट रहना, फास्ट रहना। S1 S2 मैं, मेरे को लगता है आप सारे सही करके आए होंगे भाई, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, काफी सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई थी। कुछ आपकी PYQ ओके भी आई थी, बट कम आई थी, बट आई थी, ठीक है ना। एंड बहुत सी चीजें आप कर सकते थे, जैसे 15-15 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन वगैरह भी आ गए थे, 10 एरर वाले थे, है ना। आपके S1 S6 थे, वो भी आप कर सकते थे, क्लोज टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आप क्या कर सकते थे भाई, अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो इजी, इजी की तरफ भी कुछ पार्ट था, और कुछ आपकी जो वोकेब था वो डिफिकल्ट के पार्ट तरफ भी था, ठीक है ना। ओके, तो इंग्लिश को अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो लेंथी प्लस मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलूंगा। फिर फाइनली अगर मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में यार इस बार ऐसा सीन रहा है, लाइक थोड़ा कैलकुलेटिव ना ज्यादा पूछा है मेरे को, अलजेब्रा वगैरह ये सारी चीजें ना थोड़ी ज्यादा देखी। इवन जो इस बार ट्रिग्नोमेट्री आया ना लिटरली अच्छा था भाई, मतलब बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो आप हर बार जो नॉन कन्वेंशनल मेथड लगाते हो ना, सब्स्टिट्यूशन वाला, वो काफी क्वेश्चंस में काम नहीं कर रहा था। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी डुएबल भी थे, कुछ आपके PYQ बहुत रिपीट हुए हैं, जैसे कि आपके वो हो गए एक्सटीरियर एंगल वगैरह हो गए, इंटीरियर एंगल वगैरह हो गए, है ना। आपके कुछ और भी है, जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस वगैरह हो गए, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, ठीक है ना। बैच से आपके कितने क्वेश्चंस आए तो वो भी आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली, ओके, इस बार पक्का दिखाऊंगा। तो मैथ्स आपका क्या था भाई, आई विल से कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था मैथ्स। अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ, अब कुछ को यार अजीब भी लग सकता है, कुछ को नहीं लग सकता, बट कट ऑफ यही जाएगी भाई मोस्ट प्रोबेबली। OTA की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो दैट विल बी अराउंड 80, 80, 84 टू आपके 90, इसके बीच में क्या करेगी आपकी कट ऑफ रहेगी OTA की, अगर मैं OTA की बात करूं, ठीक है ना। जिसका 90 प्लस है ना उसको मैं क्लियरली बोलूंगा भाई आप SSB वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर आपने सही जगह से आंसर की वगैरह मैच किया, ठीक है, ओके। जिसका भाई IMA है, IMA से पहले AFA की बात कर लेते हैं। AFA की अगर मैं बात करूं, AFA की कट ऑफ रहेगी समथिंग अराउंड आपकी 135 से 132, इतनी आपकी क्या रहने वाली है भाई, EFA की रहने वाली है, इसको 137 कर लो आप, 137 इतनी आपकी EFA की रहने वाली है। IMA की अगर मैं बात करूं तो IMA की रहेगी आपकी 128 से लेके 132 के समथिंग, है ना, इतनी आप IMA रहेगी। और INA की अगर मैं बात करूं तो INA की रहेगी भाई आपकी समथिंग अराउंड 118 से लेके 125 के बीच में, ये आपकी INA की कट ऑफ रहेगी। दीज आर दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे को लग रहा है इस बार के एग्जाम के हिसाब से आएगी, क्योंकि यार इस बार का जो आपका GK का एग्जाम है ना, इसमें स्टैटिक चीजें बहुत पूछी है यार, बहुत स्टैटिक पूछी है। अब आपको ना वो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, मतलब लाइक सिर्फ कंसेप्ट के पीछे भागते हो, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है आपको। अगर याद हो, अगर कुछ बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी, मतलब जब मैं आपको पिछली साइकिल में पढ़ा रहा था YT के ऊपर, तब भी बोला था, स्ट्रेटेजी जब मैं शेयर करता था, मैं कहता था आपको कि काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं, और काफ़ी बच्चों को गाइड भी किया जाता है कि इट्स ओनली अबाउट द कंसेप्ट। बट वोट आई थिंक कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंसेप्ट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द स्टेटिक पार्ट, कि आपको स्टेटिक पार्ट कितना आता है, काफ़ी सारी चीज़ें स्टेटिक आती है। और इस बार आपको दिख भी गया होगा कितना स्टेटिक पूछा है, बहुत स्टैटिक पेपर पूछा है भाई। ऐसी चीजें जनरली आपको SSC वगैरह जैसे एग्जाम में देखने को मिलती है, ये जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर वगैरह हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, तो ये काफी ज्यादा स्टैटिक चीजें थी। इवन जो आप जियोग्राफी देखोगे वहां पे भी स्टैटिक चीजें हैं, है ना। और स्टैटिक भी वो जो डिफिकल्ट वाली बोलते हैं ना, वो वाली चीजें पूछी जा रही थी। तो डेफिनेटली यार स्टैटिक पार्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। मल्टीपल रिवीजन अब आपको करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई यूज टू से कि भाई रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। वन शॉट का आप सारा लेना छोड़ दो यार, वन शॉट के भरोसे छोड़ दो, है ना। वन शॉट से सिर्फ रिजल्ट कमाए जाते हैं, मेरी बात को समझो तुम लोग, ठीक है ना। पढ़ाई करो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा बैच लो, किसी का बैच लो, खुद के बलबूते पे पढ़ाई करो। चाहे NCERT उठाओ, लुसेंट उठाओ, बुक्स उठाओ, उनको लर्न करना, उनसे नोट्स बनाना स्टार्ट करो भाई। सिर्फ
वन शॉट से अगर आप रिलाई कर रहे हो ना देख देख के कि वन शॉट से भाई पेपर निकल गया, नहीं निकलता है यार, लेट मी टेल यू, नहीं निकलता है। अगर आपको फिर भी अगले पेपर में भी वही फॉलो करना है, दैट्स योर चॉइस यार। ओके, ठीक है। हाँ डेफिनेटली किसी का निकला है वो अलग बात है भाई, जो नया एस्पिरेंट है वो नहीं निकाल सकता है। बाकी फाइनली यार जितने भी लोग न्यू बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपना फाइनली नेक्स्ट बैच आ रहा है, दैट इज, क्या नाम होगा भाई, नेक्स्ट बैच का क्या नाम रखिए? तो नेक्स्ट बैच का आपका नाम है भाई 8 परसूट्स। अब ये 8 परसूट्स क्या है भाई, ये है आपकी स्क्वाड्रन नंबर 8 परसूट्स। तो नेक्स्ट टाइम आप पार्ट होने वाले हैं भाई 8 परसूट्स का। एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन आपका स्टार्ट होगा 18th ऑफ 18th ऑफ सितंबर। टाइम क्या होगा भाई, टाइम होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका 7 PM, ठीक है ना, सेम 7 PM सही लगता है मेरे को, 7 PM रखेंगे भाई, ठीक है ना। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि 2 बार आपका क्या हो एडमिशन ओपन हो, ठीक है ना, एक बार तो आपका इसी टाइम पे होने वाला है, नेक्स्ट आपका होगा तो रिजल्ट के बाद ही होगा। एंड ये जो बैच कमेंस होगा आपके लगभग 10 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ये आपकी टेंटेटिव डेट है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट को स्टार्ट होगा, क्योंकि जो डेट मैं चूज करता हूँ उसी को स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती है, हर एक चीज़ प्लान करनी पड़ती है। अभी इतना लिया तो थोड़ा रेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उससे पहले देखो आपका एफकेट का बैच स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट से, सॉरी 30th सितंबर से, तो थोड़ा गैप भी रखते हैं, ठीक है ना, ताकि हर एक चीज़ क्या रहे, मैनेज रहे। ओके, बाकी बैच में यार आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में, बैच के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये तो मैंने बस आपको बताया, मोस्ट प्रोबेबली 18 सितंबर को आपका आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एंड 7 PM, ओके। तो लिमिटेड सीट रहेगी, यू कैन टेक द एडमिशन। ओके, बाकी यार चॉइस अपनी सही चूज करो, हर चीज़ को आपको सही चूज करना आपकी जिम्मेदारी है, क्या सही है क्या नहीं है आपको चूज करना है। ओके, डेफिनेटली वी आर स्टिल नॉट हैविंग दैट मच रीच। अगर देखो मैं सीडीएस की बात करूँ ना, तो सीडीएस में डेफिनेटली एग्जाम यार काफ़ी टफ था, है ना। अगर मैं एनडीए से कंपेयर करूँ, एनडीए में अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, अगर मैं एनडीए का पेपर आपसे शेयर करूंगा कल, एक बार देखना जरूर। तो ऐसा था यार एनडीए का पेपर, जैसे 100 जीईटी के क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको उसमें लगभग 85 से 90 क्वेश्चन दिखा दूंगा बैच के अंदर, और एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, समझ रहे हो, 100 में से 85 90 डेफ। अब द थिंग इज कि एनडीए के अंदर अपनी उतनी रीच नहीं है, डेफिनेटली सीडीएस के अंदर है, सीडीएस वाले बच्चे जानते हैं अपने को, और डेफिनेटली एनडीए में भी रीच बढ़ाएंगे, बट उसमें मेरे मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि यार अपनी कोई वो पीआर वाली टीम वगैरह नहीं है, सिंपल सी बात है यार। एंड मेरी कभी होने भी नहीं वाली है, ठीक है ना, डेफिनेटली वो चीज़ कभी होने भी नहीं वाली है, क्योंकि वोट आई थिंक कि अगर ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाओगे और ऑनेस्टी के साथ रहोगे तो भाई डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। एंड वो चीज़ मैं देख भी रहा हूँ, एंड यही बात आपसे कहूँगा कि आप खुद से अगर ऑनेस्ट रहोगे ना, तो आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। बाकी किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका स्कोर इससे कम है तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कहूँगा, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाओ। नेक्स्ट पेपर में भाई 6.5 मंथ्स है, एंड लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा टाइम है, इससे बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कोई सी नहीं है बेसिक से प्रिपेयर करने की, क्योंकि ये जो सेकंड होता है ना, इसमें 3 महीने का टाइम मिलता है, और इसमें लगभग 6.5, तो मतलब डबल टाइम मिल रहा है आपको, और आप बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस पेपर को भाई एकदम फाड़ डालो, नेक्स्ट वाला जो आ रहा है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी जिनकी इनसे ऊपर है नंबर भाई, मजे करो, स्टार्ट कर दो एसएसबी के प्रिपरेशन अभी। ओके, रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी ऑन दी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन। वन मोर थिंग, एसएसबी फ्री बैच आने वाला है भाई जल्द ही, इसी मंथ, ठीक है ना, इसी मंथ आएगा भाई, डोंट वरी। ओके, एंड ऐसा आएगा कि मजा आ जाएगा, इंटरेक्ट करेंगे मस्त मस्त, हर एक चीज को सीखेंगे। बाद में आपको जिस कोचिंग जाना है जाना, भाई फ्री है भाई, सब सुन गया ना सभी को, कोई मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ इससे। ओके, आज तक नहीं लिया मैंने आपसे इस चीज का, तो ये डेफिनेटली फ्री आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आप जितनी भी आज के टाइम में कोचिंग्स है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, आप खुद चले जाना उनमें, पैसे लगा लगा के 5 5 6 6 10 10 हज़ार, जितने पैसे आपके पास, जितना मैंने पढ़ाया ना, जितना मैंने आपको समझाया है, जितना मैंने आपसे कनेक्ट किया है, अगर कोई कनेक्ट कर लेना तो मेरे को आके बता देना। दैट्स माय चैलेंज। ओके, बाकी यार यू कैन डाउनलोड द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन, क्योंकि यहीं पे आएगा वो फ्री कोर्स, यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी इंस्टाग्राम। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।